तो आज हमारे पास थाईलैंड पर कुछ काफ़ी दिलचस्प जानकारी है, जिसे लैंड ऑफ स्माइल्स भी कहते हैं। हाँ, बिल्कुल। मुस्कुराते चेहरों वाला देश। सही। पर ये सिर्फ उतना ही नहीं है, ये दक्षिण पूर्व एशिया में एक बहुत मतलब एक ज़रूरी देश भी है। हाँ। हमारे पास जो जानकारी है वो थाईलैंड का एक तरह से पूरा नक्शा खींचती है। मतलब इसकी ज़मीन कैसी है, इतिहास में क्या खास रहा है, सरकार कैसे चलती है, अर्थव्यवस्था। हाँ अर्थव्यवस्था, लोग कैसे रहते हैं, कल्चर क्या है, और भारत से इसके रिश्ते कैसे हैं, हाँ। सब कुछ। और इसमें कुछ बातें तो वाकई सोचने वाली हैं, जैसे ये कि जब आसपास के कई देश गुलाम बन गए थे, थाईलैंड कैसे बच निकला, ये एक बड़ा सवाल है। बिल्कुल, ये जानना दिलचस्प होगा। और दूसरा, ये थाई खाना, थाई कल्चर, ये दुनिया भर में इतना पॉपुलर कैसे हो गया, मतलब क्या खास बात है। तो चलिए इन्हीं सब चीजों को थोड़ा समझते हैं आज। चलिए शुरुआत करते हैं भूगोल से। लोकेशन देखें तो इसके पड़ोसी देश हैं म्यांमार, लाओस, कंबोडिया और मलेशिया। चारों तरफ से घिरा हुआ। हाँ, और जमीन भी बड़ी मुतनव्वे है। कहीं ऊंचे पहाड़ हैं तो कहीं बिल्कुल सपाट मैदान, नदियां हैं और हाँ, वो शानदार समुद्री किनारे। बीच तो बहुत फेमस है वहाँ के। बिल्कुल, मेकोंग जैसी बड़ी नदियां भी यहाँ से गुजरती हैं। और मौसम, वो टिपिकल ट्रॉपिकल मॉनसून वाला। और देखिए यही जो इसकी लोकेशन है ना, इसे खास बनाती है। मतलब दक्षिण पूर्व एशिया में इसकी एक अपनी रणनीतिक अहमियत है। सही। जमीन और समंदर दोनों तरफ से इसका असर इसके इतिहास पर भी पड़ा है और आज भी दिखता है। बिल्कुल। और इतिहास की बात करें भी तो पहले ऐसे श्याम कहते थे, है ना? हाँ, श्याम। और सबसे अनोखी बात जो मुझे लगी वो यही कि ये कभी किसी यूरोपियन ताकत का दाश उपनिवेश नहीं बना। हाँ, ये बहुत बड़ी बात है उस दौर के हिसाब से। राजाराम पंचम, जिन्हें राम वी भी कहते हैं, उनके समय में काफी बदलाव हुए, आधुनिकीकरण हुआ। शायद उसी ने इसे बाहरी कब्जे से बचाने में मदद की। हाँ, ये मुमकिन है। और फिर 1932 में वहाँ संवैधानिक राजतंत्र आ गया। हाँ। और ये समझना जरूरी है कि ये बदलाव कैसे हुआ। आज भी थाईलैंड में राजा का पद कितना सम्मानित है, जबकि सरकार चुनी हुई होती है। हाँ, ये एक अजीब सा संतुलन है। बिल्कुल। ये थाई समाज का एक खास पहलू दिखाता है, मतलब परंपरा और आधुनिकता का एक अनोखा मेल। लेकिन ये भी सच है कि वहाँ की राजनीति में सेना का दखल भी काफी रहा है। इतिहास में कई बार तख्ता पलट हुए हैं। अच्छा। हाँ, तो वो एक राजनीतिक अस्थिरता की चुनौती हमेशा बनी रहती है। समझ गया। अब आते हैं अर्थव्यवस्था पर। ये भी कई चीजों पर टिकी हुई लगती है। हाँ, काफी विविध है। जैसे खेती में चावल, गन्ना, रबड़, ये तो खूब होता है वहाँ। हाँ, कृषि एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। फिर इंडस्ट्री में इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, गाड़ियां बनती हैं, और हाँ, सर्विस सेक्टर, जिसमें पर्यटन शायद सबसे बड़ा है। बिल्कुल, पर्यटन तो जैसे वहाँ की अर्थव्यवस्था की जान है। ये विविधता अच्छी बात है, अर्थव्यवस्था को मजबूती देती है। पर जैसा आपने कहा, पर्यटन पर इतनी ज्यादा निर्भरता थोड़ी मतलब एक कमजोरी भी बन जाती है। हाँ, जाहिर है, दुनिया में कुछ गड़बड़ हुई तो सीधा असर। बिल्कुल। और इतने सारे पर्यटकों का पर्यावरण पर जो दबाव पड़ता है, वो भी एक बड़ी चुनौती है जिस पर उन्हें ध्यान देना होगा। सही कहा। और अब वो हिस्सा जहां मुझे लगता है बात सबसे ज्यादा दिलचस्प हो जाती है, कल्चर। हाँ, संस्कृति तो बहुत जीवंत है वहाँ के। बौद्ध धर्म का असर तो हर तरफ दिखता है, त्योहारों में, लोगों के रहन सहन में। हाँ, गहरा प्रभाव है। और फिर नाच गाना, संगीत, और वो जबरदस्त थाई खाना, कौन नहीं जानता उसे। हाँ, वो तो विश्व प्रसिद्ध है। बैंकॉक, फुकेट, चियांग माई जैसी जगह हैं, दुनिया भर के टूरिस्टों से भरी रहती हैं। मंदिर हैं, रंगीन बाजार हैं, थाई मसाज है। हाँ, ये सब बहुत मशहूर है। सब कुछ है। बिल्कुल। और थाईलैंड की ये जो वाइब्रेंट संस्कृति है और इसका टूरिज्म, ये एक दूसरे से बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं। आप कह सकते हैं कि काफी हद तक इसकी संस्कृति ही है जो दुनिया भर के लोगों को वहाँ खींच लाती है। ये उनकी सॉफ्ट पावर का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। बिल्कुल। अच्छा, भारत के साथ कैसे रिश्ते हैं थाईलैंड के? रिश्ते काफी पुराने और गहरे हैं। हाँ, सांस्कृतिक जुड़ाव तो शायद हमेशा से रहा है। हाँ, वो तो है ही, लेकिन अब आर्थिक और रणनीतिक साझेदारी भी तेजी से बढ़ रही है। भारत की जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है ना, हाँ, उसके लिए थाईलैंड एक बहुत अहम पार्टनर है। इस पॉलिसी का मकसद ही दक्षिण पूर्व एशिया के साथ भारत के रिश्तों को और मजबूत करना है। अच्छा, तो मतलब काफी अहमियत है भारत के लिए भी। बिल्कुल। तो हमने देखा कि थाईलैंड कई मामलों में अनोखा देश है, भूगोल अहम है, इतिहास खास है, राजनीति में वो परंपरा और आधुनिकता का संतुलन साधने की कोशिश। हाँ, वो राजा और चुनी हुई सरकार वाली बात। हाँ, अर्थव्यवस्था मिलीजुली है लेकिन पर्यटन पर बहुत निर्भर है, और संस्कृति तो बेहद रंगीन और आकर्षक है ही, और भारत से भी अच्छे रिश्ते हैं।
तो अगर हम इन सब जानकारियों का निचोड़ निकालें तो क्या कहेंगे? थाईलैंड एक ऐसा देश है जो अपनी खास लोकेशन, अपने अनोखे इतिहास मतलब कभी गुलाम ना बनना, अपनी वाइब्रेंट संस्कृति और पर्यटन आधारित अर्थव्यवस्था के दम पर अपनी एक अलग पहचान बनाए हुए है। हाँ। और भारत के लिए भी एक महत्वपूर्ण पड़ोसी और साझेदार है। बिल्कुल। यहाँ एक सवाल शायद हम सोचने के लिए छोड़ सकते हैं। बताइए। जिस तरह थाईलैंड ने बाहरी दबावों और अंदरूनी राजनीतिक उठापटक के बीच एक तरह का संतुलन बनाते हुए अपनी राजशाही जैसी परंपरा और लोकतंत्र जैसी आधुनिकता को मतलब एक साथ बनाए रखने की कोशिश की है। हाँ। क्या उसके इस अनुभव से बाकी दुनिया, खासकर वो देश जो इसी तरह के बड़े बदलावों से गुजर रहे हैं, क्या वो कुछ सीख सकते हैं? ये सोचने वाली बात है।